चैप्टर 2 परमाणु संरचना। परमाणु संरचना अब हम बताएंगे कि परमाणु होता कैसा है। परमाणु के बारे में बताना है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट आगे की हेडिंग तो बाद में आएंगे। पहले जड़ समझ लो कि बुनियाद क्या है। और याद रखना ये चैप्टर इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे जीने के लिए पानी इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। तुम फर्स्ट ईयर की पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो या इंटर की पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो, ये उसके लिए बिल्कुल पानी और हवा पानी की तरह ही काम करेगा ये चैप्टर पूरा। ये जड़ है। अब एक बात सुन लो, प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, पता है सबको? उन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। यहाँ तक तो सबको पता चलेगा। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, ये भी पता है कि परमाणु का आकार जो है वो गोलाकार है। ये हो गया। अब इस गोलाकार के भीतर और क्या क्या होता है? इसके भीतर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वो इसके आसपास गति करते रहते हैं और वो अलग अलग कक्षाओं में होंगे। कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ, कोई और बात दूसरी कक्षा में, ऐसा करके अलग अलग कक्षाओं में वो गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार परमाणु के अंदर जो वो 3 कण भी पता चल गए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अभी धीरे धीरे जब तुम और आगे क्लास में जाते रहोगे तुम्हें और पता चलेगा कि परमाणु के अंदर और कौन कौन से कण होते हैं। दरअसल फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसमें पाई मेसोन भी होता है, इसमें पॉजिट्रॉन भी होता है, इसमें अल्फा कण भी होता है, इसमें बीटा कण भी होता है, इसमें गामा कण भी होता है, इसमें न्यूट्रिनो भी तो होता है, इसमें एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, इसमें पॉजिट्रॉन भी होता है। तो हाँ, अब ये कण कहाँ हैं? ये भी सब परमाणु के अंदर ही है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 3 मूल कण हैं। मूल कण कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये 3 मूल कण हैं। इसके बाद में जो है वो अभी और खोज रहे हैं, खोजते खोजते ऐसा माना जा रहा है कि 30 कण और खोजे जा चुके हैं। कुल मिला के इन्हें भी मिला के 30 कण परमाणु के अंदर खोजे जा चुके हैं। अब धीरे धीरे तुम उन्हें पढ़ोगे, कुछ इसमें पढ़ोगे, कुछ कोई बीएससी करेगा उसमें या कोई बीटेक वगैरह करेंगे तो उसमें जाकर उन्हें और पता चलते रहते हैं। फिलहाल अभी फर्स्ट टाइम में तुम ज़्यादा से ज़्यादा बस ये 3 ही कण पढ़ोगे, ठीक है जी। अब जब ये 3 कण तुम पढ़ोगे तो इनके बार बार तुम्हें आवेश की और इनके द्रव्यमान की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। आवेश की और द्रव्यमान की बार बार जरूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना उसे हम ई से दर्शाते हैं और वो माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। इसे इलेक्ट्रॉन का हम द्रव्यमान निकालेंगे और द्रव्यमान को हम me से दर्शा देंगे। E फॉर इलेक्ट्रॉन होगा और वो हो जाएगा कितना? 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अगर तुम इसे ग्राम में लिखोगे तो 3 घात कम कर दोगे, -28 लिख दोगे। अब ये तो हमारे पास किसके लिए आ गया? इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। प्रोटॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश जो है वो हम Q बराबर ये E बराबर ही होता है, सभी E लिख देते हैं वैसे। इसमें माइनस होता है, इस पर प्लस आ जाएगा। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। किसी को C ना पता चला हो तो लिख देना कूलाम होता है C। तो ये प्रोटॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, बस विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इस पर प्लस होता है। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान और उसे mp कर देंगे, P फॉर प्रोटॉन। और कितना होता है? 1.67 और 26 है गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन पे बात करें, न्यूट्रॉन पर आवेश तो जी आवेश होता है 0। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और उसे m
एन लिख देते हैं या स्मॉल एन से दर्शा देते हैं। और कितना होता है 1.67 और ये हो जाता है 50 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये होता है प्रोटॉन का, ये होता है न्यूट्रॉन का। कौन सा भारी कण है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में? कोई पूछा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भारी कण कौन सा है? कौन सा है? ना बता दिख रहा, वजन पूछ लेते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन। अरे गलत पे कोई सजा थोड़े ना है। अगर इधर थोड़ा लिखा हुआ है, इधर देख के बताना था। इधर देख के क्या करोगे? अच्छा न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिखा, ये लो। हाँ जी, प्रोटॉन ये है 6 है, 7 है, इस पर 2 रुपये, इस पर 5 रुपये। ये 2 किलो या 5 किलो यार देख के भी बता सकते थे। लास्ट में 26 है, यहाँ 50 है। तो न्यूट्रॉन भारी होता है, लेकिन इतना भारी भी नहीं होता कि कहीं क्विंटल का अंतर हो। मामूली सा, पता भी नहीं चलेगा, हम तो इसे देख भी नहीं सकते, तोल भी नहीं सकते। -27 में चल रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में कौन भारी है? इलेक्ट्रॉन का है 9.1 और प्रोटॉन का 1.6। भारी कौन सा है भाई? वो कहना है प्रोटॉन। क्यों? ना आवेश नहीं देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, ये और ये। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भारी है। मैं कह रहा था हमारे आगे पे बहुत होशियार हैं। ये -31 है, माइनस का मतलब पीछे चला गया इतना, और ये -27 है। ये 10,000 गुना भारी होता है इससे। जितनी ज़्यादा माइनस में घात होती है उतना ही छोटा होता है मान, जितनी ज़्यादा कम घात होती है माइनस में उतना बड़ा मान होता है। तुम इसे ही देख रहे हो, आगे का नहीं देखा तुमने। प्रोटॉन भारी होता है 10,000 गुना भारी होता है, थोड़ा बहुत भी नहीं। यह आता है। अब बात आती है कि भाई इन कणों की जो थी हमारे पास, जैसे ये हैं, ये बराबर लिख दो। लो जी, तो इन दोनों में हो गया। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने। प्रोटॉन की चैडविक, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की ऐसे कन्फ्यूजन करोगे, इससे इस ट्रिक से याद रख लेना। अरे मोर क्यों ना जाएंगे, खाली ईंट भी नचा दो। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो ईंट बना से याद रख लेते हैं। ये सब है, लेकिन ये सब टेबल जो है वो तुम बनाओगे अभी बाद में। दरअसल ये पहली बात तो ये, अभी तुम आगे बीच बीच में तुम्हें मिलता रहेगा, लेकिन पहले स्टार्ट में हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ तो ये इन चीज़ों के बीच में जरूरत पड़ती रहेगी। इसलिए तुम्हें ये मान डायरेक्ट भी पता होने चाहिए, किस पर कितना भार होता है, कितना आवेश होता है। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो मान भी तुम्हें डायरेक्ट भी पता होने चाहिए। याद रखना इसमें, इस टेबल को तो सही से याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻−19, द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻−31। प्रोटॉन पा जाता है, तो प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो प्लस में हो जाता है 1.6 गुणा 10⁻−19। और द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1.67 और 2 6 67 26 करके याद रख लेना। 67 26 गुणा 10⁻−27। और नीचे वाले में क्या है 67 50। द्रव्यमान जो आवेश तो होता ही नहीं है। तो इस तरीके से तुम इसे पूरे को याद रख लोगे। थोड़ी सी हिंदी है, फिर इसके बाद हम ये टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम एक एक करके खोज करेंगे, मतलब किन किन चीज़ों की खोज की थी। तो थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की थी,
तो कैथोड किरणें बनाएंगे। रदरफोर्ड ने एनोड किरणों की खोज की थी, मतलब धन किरणों की, वो बनाएंगे। चैडविक ने कोई खोज वोज वगैरह तो नहीं की थी, बस कण की बात की थी, ये था। तो कैथोड किरणें, नाम सुना कैथोड किरणें? एनोड के धन किरणें सुना होगा किसी ने, धन किरणें या धनात्मक किरणें। तो धनात्मक किरणें, ऋणात्मक किरणें कैसी होती हैं, किस रंग की होती हैं, किधर किधर को चलती हैं, अगर उसमें विद्युत क्षेत्र में डाल दो तो क्या हो जाएगा उनका, चुंबक के क्षेत्र में डालो क्या होगा, ये सारी चीज़ यहाँ देखने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, देखने वाले हैं। प्रोजेक्टर में दिखाया जाएगा कि पूरी कैथोड किरणें होती कैसी हैं, विद्युत क्षेत्र में कैसे काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन चुंबक के क्षेत्र में कैसे काम करती हैं, कितनी स्पीड से चलती हैं, कैसा रंग होता है, दीवार पर पड़ेंगे क्या होगा, कब कब विक्षेपित होंगी, कब कब नहीं होंगी, सारी चीज़ें तुम अभी प्रोजेक्टर पे देखोगे। फिलहाल अभी हिंदी लिखेंगे, उसके बाद अभी बाद में देखेंगे। अभी ये नहीं लिखना, पहले हिंदी लिखेंगे। इसमें लिखेंगे डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार, हेडिंग कुछ नहीं है, चैप्टर ये है और लिखना स्टार्ट कर दो ऐसे ही, नई लाइन से ऐसे ही। मतलब हम पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, चैप्टर के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, तो बिना हेडिंग के ऐसे ही लिख रहे हैं थोड़ा सा। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार प्रत्येक वस्तु, डाल्टन के अनुसार प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे, प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से, प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। नई लाइन से लिखेंगे डाल्टन के पश्चात, डाल्टन के पश्चात रदरफोर्ड, डाल्टन के पश्चात रदरफोर्ड, टॉमसन, टॉमसन, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि, प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि परमाणु के भीतर, कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यह पाया कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण उपस्थित होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिन पर आवेश, जिन पर आवेश, जिन पर आवेश और उनके द्रव्यमान, जिन पर आवेश और उनके द्रव्यमान निम्नलिखित हैं, जिन पर आवेश और उनके द्रव्यमान निम्नलिखित हैं, द्रव्यमान निम्नलिखित हैं। और पूरी टेबल बना लेंगे आप, ऐसे बना लो पूरी टेबल, ये नीचे है।
कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। देख लो पहले 1 मिनट। अभी देखो इधर परिपथ, ये हाँ ऐसे हो गया बस। दरअसल अब क्या है, सुन लो आप जरा। हाँ, एक वैज्ञानिक थे जूलियस प्लाकर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कांच की नली ली, लगभग 60 सेंटीमीटर, आधे मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा, पारदर्शी कांच की नली ली। अब कांच की नली में उन्होंने क्या किया, एक छिद्र करके पंप लगाया और पंप से इसमें की जितनी भी हवा थी वो हवा निकाल ली खींच के। हम मुंह से भी वापस खींच के भी निकाल सकते हैं। इसमें निर्वात उत्पन्न कर लिया, जहाँ हवा ना होती वहाँ निर्वात होता है। तो ऐसी कोई खाली नली जो होती है ना, जिसमें हवा हुआ कुछ नहीं होती, उसे विसर्जन नली कहते हैं। पारदर्शी नली ली और उसमें इन्होंने 2 धातु की प्लेटें लगा दी। धातु की प्लेटें लगा दी, कोई भी, जैसे लोहे की या किसी भी चांदी वगैरह या कॉपर की प्लेटें लगा दी। एक प्लेट को इन्होंने माइनस चार्ज दे दिया, दूसरी प्लेट को इन्होंने प्लस चार्ज दे दिया, दोनों जोड़ दिया। कहाँ से? हमने यहाँ से, कोई हमारे पास अल्टरनेटिव करंट होता है, मतलब एसी वोल्टेज से किसी से हमने जोड़ दिया। यहाँ से बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिले। कितने वोल्टेज? लगभग 10,000 वोल्टेज के आसपास इतने वोल्टेज दे दिए। 10 से कम 1000 वोल्टेज, इतने वोल्टेज मतलब जितना मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं इतने वोल्टेज हम लोग से उसने दे दिए, उन्होंने दिए, जूलियस प्लाकर ने। अब जब उन्होंने जैसे वोल्टेज दिए, इसमें गैसें भरी, इसमें वायु तो निकाल दी, इसमें दूसरी गैसें भरी, अक्रिय गैसें वगैरह। अब गैसें भरने के बाद में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की तो पता चला कि ऑटोमेटिक अपना आप ही कुछ किरणें जो हैं वो इस ओर से निकल रही हैं, इसी कलर की, जिस कलर का ये बना रहे, हरे रंग की कुछ किरणें कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की ओर जा रही हैं। और एनोड जो ना छिद्रित होता है, इसमें छिद्र होते हैं और इधर पर्दा लगा होता है और यहाँ से निकल के ये पर्दे पे पहुँच जा रही हैं इधर। अब ये किरणें इधर से लगातार निकले। अब जैसे स्विच बंद किया किरणें जानी बंद हो गई, वैसे स्विच ऑन किया तो किरणें फिर जानी स्टार्ट हो गई। किरणें मतलब कि हरे रंग का प्रकाश जो वो कैथोड से निकल रहा था और एनोड की ओर जा रहा था, एनोड की ओर जा रहा था। तो अब इन्होंने क्या देखा, अब इन्होंने ये प्रकाश तो देखा, सब कुछ देखा, लेकिन ये जूलियस प्लाकर ज़्यादा व्याख्या कर नहीं पाए, डेथ हो गई हो या कोई और कारण हो गया हो, इसके बारे में ना प्रैक्टिकल तो इन्होंने कर दिया,
लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा इनकी खोज कर नहीं पाए, इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बता नहीं पाए कि यार किरणें क्यों निकल रही हैं, कैसी किरणें हैं, इन पर कौन सा आवेश है, कैसे कैसे इनके गुण हैं, व्यक्ति को मार सकती हैं नहीं मार सकती हैं, ऐसी कोई चीज़ इन्हें बता नहीं पाए। फिर उसके बाद इनका आगे का प्रैक्टिकल जो है वो टॉमसन ने पूरा किया। टॉमसन आए, उन्होंने देखा कि यार किरणें निकल रही हैं, क्या नाम दें क्या नाम दें क्या नाम दें, है ना भाई, निकल कहाँ से रही हैं, जैसे होता है ना भाई, है ना, गंगा का ये उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना, अरे यमुनोत्री कह देते हैं उसे भी, यमुनोत्री से निकलती है। तो मतलब जो चीज़ जहाँ से उद्गम होता है, जहाँ से वो पैदा हुई है, उसी के नाम से उसका नाम रख देते हैं। गंगा गंगोत्री से पैदा हुई है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से सोचा कि जहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, जहाँ से निकल रही है, उसी नाम से उसका नाम रखेंगे। कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से, इसलिए इन किरणों को टॉमसन ने कैथोड नाम दे दिया, कैथोड किरणें। अब कैथोड किरणें नाम दे दिया, अब पता चला कि भाई कैथोड किरणें कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की ओर जा रही हैं। एनोड की ओर जा रही है मतलब प्लस की ओर जा रही हैं। तो एक बात याद रखना कि जितने भी प्लस प्लस होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, वो कभी पास में नहीं आ सकते, माइनस माइनस वाले पास में नहीं आ सकते, हमेशा प्लस वाले ही माइनस वालों के पास आते हैं, समझ गए। तो अब क्या है कि अगर इन किरणों पर धनावेश होता तो वो धन की ओर जाती ही नहीं, क्योंकि धनावेश तो वापस फेंक देता पीछे को। उदासीन होता तो एक साथ नहीं जाती, इधर उधर फैल तो भी जाती, कोई कहीं जाती कोई कहीं जाती, बिखर जाती। लेकिन एक सार किरणें जा रही हैं, इधर से निकल रही हैं उधर जा रही हैं, इधर निकल रही हैं उधर जा रही हैं। तो फिर उन्होंने क्या बोला, क्या धन किरणों की ओर, मतलब धन आवेश की ओर जा रही है, इसका मतलब इन किरणों पर कोई ना कोई आवेश है। कौन सा आवेश होगा, जब धन आवेश की ओर जा रही हैं, इसका मतलब खुद पर क्या होगा, खुद पर ऋण आवेश होगा, तभी तो धन आवेश की ओर खींच रही होंगी। तो खुद पर ऋण आवेश है, जब खुद पर ऋण आवेश है तो इन किरणों पर पता चलेगा कि ऋण आवेश है। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रख के भी देखा, इन्होंने रख के देखा कि एक धन प्लेट लेके गए, मतलब कोई धनावेश वाली, जिस पर कोई ऐसी प्लेट थी धातु की, वो धातु की प्लेट पर धनावेश था, धनावेश इस प्लेटों के इसके नली के पास में लेके गए, पता चला किरणें सारी इसकी ओर को मुड़ गई। तो और बात सिद्ध हो गई कि बाकी में किरणों पर ऋणावेश है, क्योंकि ऋणावेश है तभी इसकी ओर को मुड़ गई। फिर उन्होंने देखा कि यार ऋणावेश करके देखा भाई, तो ऋणावेश से दूर की ओर चली गई, क्योंकि ऋणावेश से प्रतिकर्षित हो गई। तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि भाई इन किरणों पर ऋणावेश है, क्योंकि ऋण की ओर तो आना पसंद नहीं कर रही हैं और धन की ओर आ जा रही है, इसका मतलब इन किरणों पर ऋणावेश होता है। फिर ये चुंबक क्षेत्र में लेके गए। चुंबक क्षेत्र के दो पोल होते हैं, पता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को तुम प्लस मानना और दक्षिण ध्रुव को माइनस मानना। तो अब उत्तरी, इसके बाद जब एस ध्रुव लेके गए, भैया एन ध्रुव लेके गए, तो क्या होगा, एन ध्रुव किरणों को खींच लेगा, क्योंकि प्लस का काम करेगा ना ये, तो किरणों को खींच लेगा। किरणें चुंबक के क्षेत्र में एन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। और अगर जो एस ध्रुव लेके गए तो एस से विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। समझ में आ रहा है, विद्युत क्षेत्र में तो धनावेश की ओर मुड़ जाती हैं, और चुंबक के क्षेत्र में एस की ओर नहीं मुड़ती, एन की ओर मुड़ जाती हैं, एस से तो दूर चली जाती हैं। तो इस तरीके से फिर पता चला कि भाई इन किरणों के आगे एक पहिया रख के देखा इन्होंने, कोई एक पहिया इस तरीके पंखड़ी वाला, जैसे वो फ्रेगनेट नहीं होती, बच्चे जो भूख से मार के चलाते रहते हैं, ऐसा पहिया रख के देखा। अब जैसे ही किरणें पहिए पर पड़ी तो पता चला पहिया घूमने लगा। तो इसका मतलब इन किरणों के अंदर जान भी है, पावर भी है। पावर है इसका मतलब किसी चीज़ को तभी घुमा रहे हैं, जो खाली प्रकाश होता तो किरणें होती तो वो निकल जाती, वो तो कोई डालती नहीं। क्या सूर्य की किरण को पहिया थोड़ा चला देगी, पहिया क्या चीज़ चला सकती है, अगर तुम उस पर छोटे छोटे कण फेंकने लगो या डेले फेंकने लगो तो पंखड़ी घूमने लगेंगी। सोचो पंखड़ी लग रही है, तुमने उस पर टॉर्च डाली, तो टॉर्च डालने से पंखड़ी घूम जाएगी, नहीं घूमेगी। लेकिन तुम उस पर कोई डेला वगैरह फेंक के मारो, पंखड़ी पर लगेगा, डेला घूमने, वो पंखड़ी घूमने लगेगी। होगा ऐसा, जैसे डेला कुछ मारा तुमने फेंक इसमें, या कोई ऐसी चीज़ फेंक के मारी जो कण है, और कण जैसे इस पर मारोगे पंखड़ी घूम जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसे किरणें इस पर पड़ी पंखड़ी घूमने लगी, तो पता चला कि ये जो किरणें हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। लेंस लगा के भी देखा फिर कि यार बारीक तरीके से देखोगे किरणें हैं, तो पता चला कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और ये कण पंखड़ियों से टकराते हैं, जिससे पंखड़ी घूमने लगती है। और इस तरीके से टॉमसन ने इनका गहन अध्ययन करके इनके बारे में सब कुछ बता दिया कि इन किरणों का नाम कैथोड किरणें होता है, विद्युत क्षेत्र में धनावेश की ओर मुड़ जाती हैं, खुद किरणों पर इन पर ऋणावेश होता है, इनका नाम कैथोड क्यों पड़ा है, और चुंबक के क्षेत्र में ये एन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, और पंखड़ी अगर जो बीच में रख दो, कोई पहिया रख दो चक्र, तो चक्र को घुमा देती हैं। इस तरीके से बड़े विस्तार से इन्होंने बता दिया। समझ में क्या हुआ है? तो अब ये चीज़ तुम चित्र बना लोगे, और उसके बाद हम ये सारी चीज़ हिंदी में लिखने वाले हैं कि जूलियर प्राकर ने एक
कांच की पारदर्शी नली में गैसों का उसमें निर्वात उत्पन्न किया और उसमें गैसों का विसर्जन किया। उसके बाद देखा कि जैसी विद्युत धारा प्रवाहित की तो देखा कि इसमें कुछ हरे रंग का प्रकाश जो वो एनोड की ओर जा रहा है। लेकिन इसके पश्चात ये ज़्यादा व्याख्या कर नहीं पाए। इसके पश्चात थॉमसन आए और थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड नाम दिया और पाया कि विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, चुंबक के क्षेत्र में एन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं और बीच में पंखड़ी रखने पर यह पंखड़ी को घुमा देती हैं। ये सारे विस्तार बाद में थॉमसन ने बताया। तो सारी चीज़ हम ये हिंदी में लिखने वाले हैं और जरूरी नहीं है तुम्हें रटना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बना के लिख दोगे। एक कहानी की तरह है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो सेम मैंने लिखवाया वही रटका होगा, एग्जाम में लिखा होगा, ऐसे नहीं, बना के। जिसकी समझ में आ गया वो बिल्कुल कहानी की तरह लिख देगा कि भाई एक राजा था, जंगल में गया, शेर मिल गया, शेर ने ये करा वो करा, स्टेप बाय स्टेप है। और राजा जैसे मरने वाला था तभी थॉमसन आ गया है, उसने आगे का कार्यक्रम उसने स्टार्ट कर दिया। होता है ऐसे कि हीरो पेट रहा होता है और जैसे मरने ही वाला होता है अचानक में कोई आ जाता है, सेम है। तो चित्र बना लेंगे, उसके बाद तुम्हें रियल में दिखाता हूँ कैसा होता है। हाँ चित्र बनाना, साफ चित्र बनाओ, चित्र बनाएंगे हेडिंग डाल के, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज और चित्र बना लो ये।